कश्मीर में आर्टिकल 370 के बाद जो डेमोक्रेसी स्टार्ट हुई, क्या इससे पहले ये समझे हैं कश्मीर में डेमोक्रेसी नहीं थी? कश्मीर में जमहूरियत अगर लोग समझते थे तो मुझे लगता है कि शायद खानदानी राज को जमहूरियत समझा जाता था। 1987 का इलेक्शन उसको रिगिंग कहते हैं। जी। लेकिन अभी तक उस पर FIR क्यों नहीं हुआ? 1987 वाज ए रियल सॉरो ऑफ कश्मीर, जिसके बाद यहाँ पर इस सारा कत्लो गारत का सिलसिला शुरू हुआ। अब तक को ब्लैक लिस्ट क्यों नहीं किया जा रहा? यूथ को भी, युवा को भी अपना माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। हम हर एक नौकरी को सरकारी नौकरी के एंगल से क्यों देखें? 70 साल का रिपोर्ट कार्ड आप मांगते हैं, पिछले जो 2014 से अब तक 9 साल का रिपोर्ट कार्ड कहाँ है? इनके दो ऐसे मंत्री हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। एक तो अपने कांधे पे गोश्त लाद के बेचता था, एक दर्जी का काम करता था। उनके बैंक अकाउंट्स निकालिएगा जरा, पूरे कश्मीर के बैंक अकाउंट एक साइड, उन दोनों के बैंक अकाउंट्स एक साइड पे। पाकिस्तान, इंडिया और हुर्रियत एक स्टेक होल्डर है कश्मीर के, इनको आपस में एक टेबल पे आके बात करनी चाहिए। कम से कम ये शेख चिल्ली के ख्वाब देखना बंद कर दे। हिंदुस्तान एक है। आप कह रहे हैं गरीबों को हाथ नहीं लगाया जाएगा। गरीब आप किसको समझते हो? कौन है गरीब? करंट इकोनॉमिक सिनेरियो अगर कश्मीर का या जम्मू एंड कश्मीर का हम देखेंगे, क्या इस वक्त लोग इस पोजीशन में है कि वो प्रॉपर? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज़ ब्यूरो और मैं हूं शाह तौकीर इस्लाम। मेरे साथ है बीजेपी के सीनियर लीडर और स्पोक्स पर्सन ठाकुर अभिजीत जसरोटिया जी। आपका खैर मकदम है। पहले मैं पूछना चाहूँगा, अमित शाह का वर्चुअल कॉन्फ्रेंस चल रही थी, गुजरात की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, कश्मीर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, उसमें कहा जाता है कश्मीर में आर्टिकल 370 के बाद जो डेमोक्रेसी स्टार्ट हुई, क्या इससे पहले ये समझे हैं कश्मीर में डेमोक्रेसी नहीं थी? जी, मुझे नहीं लगता इससे पहले डेमोक्रेसी थी। डेमोक्रेसी का मेन चीज़ होती है 3 टायर सिस्टम। आपका 3 टायर सिस्टम ही यहाँ पर नहीं रहा तो फिर इसे आप डेमोक्रेसी कहेंगे? कश्मीर में जमहूरियत अगर लोग समझते थे तो मुझे लगता है कि शायद खानदानी राज को जमहूरियत समझा जाता था। अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती परिवार और सेंटर में बैठा गांधी परिवार, अगर इन परिवारवाद को लोग जमहूरियत समझते थे तो ऐसी जमहूरियत तो किसी को कबूल नहीं होगी। क्या सिर्फ कश्मीर में ही 3 टायर सिस्टम नहीं था? मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर का जिस तरह से सिस्टम पहले रहा हुआ है, जिस तरह की रियासत हम लोगों ने देखी है, यहाँ पर 3 टायर सिस्टम के बिना एक अधूरी रियासत रही। उसका आप समझ लीजिए कि 5 सरपंच क्यों नहीं बने, BDC DDC क्यों नहीं बने, इसका पूछना बड़ा ज़रूरी है। खासकर परिवारवाद वाली पार्टियों से पूछना ज़रूरी है। क्या इनको ये खौफ था कि अगर 5 सरपंच बने वो कल MLA बनेंगे, BDC DDC बनेंगे, कल वो आके मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे तो उमर साहब का क्या होगा, महबूबा मुफ्ती का क्या होगा? क्या ये डर इनको सताता था? इस कारण इन्होंने ये सब चीज़ें नहीं की। 5 अगस्त 2019 के दिन को हम इसीलिए ऐतिहासिक दिन, और ख़ासकर कश्मीर के लोगों के लिए मैं कहूँगा कि सबसे अहम दिन इसीलिए है कि उसके बाद जमहूरियत को अमली जामा पहनाया गया है। और कश्मीरियत, इंसानियत, जमहूरियत कहते तो थे, लेकिन ये तीनों चीज़ें 5 अगस्त 2019 से पहले यहाँ पर पॉसिबल नहीं थी, खासकर सन 1987 के बाद। जिस तरह की यहाँ पर रिगिंग कर रातों रात नतीजों को बदला गया था और चंद युवा लोग थे जो अपना भाग्य आजमाना चाहते थे इसी जमहूरियत की इस एक्सरसाइज के अंदर, उनके साथ जो खिलवाड़ किया गया। रिगिंग की बात आपने की, 1987 का इलेक्शन उसको रिगिंग कहते हैं। लेकिन अभी तक उस पर FIR क्यों नहीं हुआ? मुझे लगता है कि हर एक चीज़ का ज़रूरी है, ये भी होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, इसमें भी कुछ ना कुछ लेना चाहिए, लेकिन कम से कम लोगों को तो इस चीज़ की अवेयरनेस है। कश्मीर जैसी अमन पसंद जो एक ऐसी रियासत थी, जम्मू कश्मीर के, आप सोचिए कि सन 1987 के पहले को मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप उससे पहले का सभी लोग थानों का रिकॉर्ड निकाल कर देखें। कभी कहीं पर कोई पत्थर भी नहीं उठाता, चाकू निकलता था कभी कभी से गलती से लाल चौक में, तो एक बहुत बड़ी खबर बनती थी। 87 के बाद जगदम से ही बंदूक, गोला बारूद क्यों यहाँ पर आ गया? उसका कारण वो रिगिंग ही रही है। तो कश्मीर को अगर आप कहेंगे तो 1987 वाज ए रियल सॉरो ऑफ कश्मीर, जिसके बाद यहाँ पर इस सारा कत्लो गारत का सिलसिला शुरू हुआ है। और उसका कसूरवार कौन है ये सभी लोग जानते हैं। अगर फारूक साहब को इतनी तमन्ना ना होती कि मैं फिर से कुर्सी पर बैठूं तो ऐसा काम ना करते। और बूटा सिंह होम मिनिस्टर थे, तो राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थे। किन किन पार्टियों से ताल्लुक रखते हैं वो भी आपको पता है। तो जब आप नतीजा बदलेंगे, 2014 से लेकर आज तक इस सेंटर में बीजेपी की हुकूमत है। अगर यहाँ पे भी देखें, LG साहब जो है उसको बीजेपी के साथ एफिलिएशन है। अभी बीजेपी 1987 का जो इलेक्शन हो उस पर एक्शन क्यों नहीं रही, उस पर FIR क्यों नहीं कर रही है? देखें, आप पहली बात तो ये नहीं है कि बीजेपी की हुकूमत है, ये बोलना LG सभी के होते हैं। LG हमारे भी हैं, बीजेपी के भी हैं, NC के भी हैं। एफिलिएशन भी नहीं होती LG की। एफिलिएशन LG एक जो पोस्ट है वो सभी के लिए है। उनकी जितना हमारे साथ है उतना NC और PDP के साथ भी है, कांग्रेस के साथ भी होना चाहिए। अब ये लोग अपनी चीज़ों को नहीं अगर समझते हैं तो उनको नहीं अपना समझते तो ये इनका दुर्भाग्य है। वो सभी के लिए काम कर रहे हैं। JK SSB की बात करेंगे, स्टूडेंट सड़कों पे है, एपटेक मामले पे वो सब
क्यों नहीं उसको वापस लिया जा रहा है? एपटेक को ब्लैक लिस्ट क्यों नहीं किया जा रहा है? देखिए, जांच का विषय है। अगर किसी ने कोई गलती की है, ऐसा कुछ है, तो ज़रूर जांच करने के बाद ही उसे उस चीज़ का दंड मिलना चाहिए। और जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, अगर ऐसा उनको कुछ लगेगा तो, क्योंकि हम लोग यहाँ पर जो काम कर रहे हैं वो पारदर्शिता वाला काम कर रहे हैं, हकदार को हक दिलाने का बात कर रहे हैं। क्योंकि इससे पहले जितनी अपॉइंटमेंट्स होती थी मैक्सिमम तो बैकडोर अपॉइंटमेंट्स थी, केवल चंद परिवारों के रिश्तेदारों को नौकरी दी जाती थी। हम पारदर्शिता से आगे बढ़ रहे हैं, इसीलिए कभी कभी बीच में कोई छोटी मोटी चूक हो जाती है चंद उन लोगों की वजह से जो अभी भी सिस्टम में है। लेकिन हमारा एक लोगों से वादा है, और खासकर युवाओं से। मैं समझ सकता हूं, मैं खुद एक युवा था किसी ज़माने में, मैं भी ऐसे नौकरी के लिए गया हूं। और मैं अगर कभी अपना किस्सा शेयर करूंगा कि मुझे उस समय वो नौकरी ना मिल पाई तो उसका कौन कारण रहा, वो भी मैं आपको बताऊंगा किसी समय में। लेकिन मैं समझ सकता हूं युवा का कितना दिल टूटता है। लेकिन युवाओं को एक चीज़ मान लेनी चाहिए कि अब पहले की तरह जिसका हक नहीं है, जो डिजर्व नहीं करता, उसको नौकरी नहीं मिलेगी। अगर आपका हक है, आपकी नौकरी देर सवेर जरूर आप तक जरूर पहुंचेगी। चूक की बात की आपने, इस चूक में देखा कितने लोग ओवरेज हो रहे हैं, उनकी फ्यूचर का क्या? बिल्कुल, वो तो मैं भी मानता हूँ, इसमें मैं कोई अपने आप को डिफेंड नहीं करूंगा। ऑब्वियसली इस सारी चीज़ के अंदर कई लोग हैं चारा जिनके हाथों से ये चीज़ निकल जाएगी, उनके लिए तो उनके फ्यूचर के लिए क्या? उनके लिए कम से कम ये सोचना चाहिए इनको कि अगर आपकी गलती के कारण कोई पेपर पोस्टपोन होता है तो उन लोगों को, वैसे करते भी होंगे ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनको कम से कम एज रिलैक्सेशन उसमें देनी चाहिए। मैं पेपर की बात नहीं कर रहा हूँ, इस टाइम अगर जॉब्स नहीं निकलेंगे एसएसबी, कुछ लोग ओवरेज हो जाएंगे, फिर वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, आगे जाके वो फ्यूचर में नहीं, अभी तो काफ़ी जॉब्स निकल रही हैं। 20,000 एक और 30,000 एक, 50,000 तो जॉब्स अभी थोड़े दिनों में ही आने वाली हैं जी। ऐसी बात नहीं है, नौकरियां तो काफ़ी आएंगी। मैं 2019 से अब तक की बात, लेकिन मैं एक बात कहूँ, कम से कम लोगों को भी, यूथ को भी, युवा को भी अपना माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। हम हर एक नौकरी को सरकारी नौकरी के एंगल से क्यों देखें? मुझे बताएं। हमारे यहाँ पर ही ट्रेंड है, आप चले जाएं गुजरात चले जाएं, कहीं चले जाएं, लोग सरकारी नौकरी करके राजी नहीं है। लोगों ने अपने इतने एवेन्यूज़ खोल के रखे हैं, इतना कुछ है, उनको क्या वो सोचते हैं कि ये सरकारी नौकरी कर मैं पूरी लाइफ टाइम में इतने पैसे नहीं कमा सकता जितना मैं साल 2 साल में कमा लूंगा। और कश्मीर में किसी रोजगार की, किसी चीज़ की कमी नहीं है। मैं आपको एक और आंकड़ों के साथ एक चीज़ प्रूव करता हूँ। हिंदुस्तान में ज़रा आप आंकड़े निकालिएगा, खासकर टूरिस्ट डेस्टिनेशन के, गोवा जैसी डेस्टिनेशन, शिमला जैसी डेस्टिनेशन, मसूरी जैसी डेस्टिनेशन, इन सब डेस्टिनेशन का जब आप आंकड़ा निकालेंगे तो आप पाएंगे यहाँ पर सबसे कम अनएम्प्लॉयमेंट है। कश्मीर तो उल्टा पूरे हिंदुस्तान को एम्प्लॉयमेंट देनी चाहिए हमारे को, लेकिन कुछ पार्टियों ने यहाँ हालात ऐसे खराब कर रखे जिसके कारण अभी भी कश्मीर का युवा बेरोजगार है। लेकिन जिस तरह से हालात सुधर रहे हैं, यहाँ बहुत सारे एवेन्यूज नए खुल रहे हैं। आने वाले वक्त में आपको कश्मीर में बेरोजगार नजर नहीं आएगा, उल्टा कश्मीर बाहर के लोगों को भी रोजगार देगा। यहाँ पे जो आर्टिकल 370 के बाद कहा गया है यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर आएंगे, कहाँ है वो फॉरेन इन्वेस्टर्स? मेरे को लगता है कि सभी के सभी चीज़ें की जा रही हैं। अभी आपके पिछले दिनों एक पूरा डेलीगेशन दुबई से भी आया था जिसमें काफ़ी शेख बड़े बड़े ग्रुप्स आए थे। उनकी इन्वेस्टमेंट चल रही है, उनकी यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे मॉल्स भी बन रहे हैं, काफ़ी बड़ी तरह से इन्वेस्टमेंट शुरू हो गई हुई है। अभी एक बहुत बड़ा स्टील प्लांट भी आपके यहाँ पर लग रहा है, जिसका आपको जिंदल ग्रुप जो लगा रहा है। खुद सोचिए, जब जिंदल ग्रुप यहाँ पर प्लांट लगा रहा है तो कितनी इंप्लॉयमेंट यहाँ पर जनरेशन होगी। उसके उनके देखते देखते कई और बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं जो यहाँ पर आएंगी। अब ये जगदम से अगर आप सोचें 40-50 साल 60 साल के जो कांग्रेस के, पीडीपी के और नेशनल कॉन्फ्रेंस के डाले हुए खड्डे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसी कोई जादू की छड़ी है कि रातों रात सब बदल जाएगा। जब लोग इनसे इनके 50-60 साल का रिपोर्ट कार्ड नहीं पूछते तो हमारे साल 2 साल के रिपोर्ट कार्ड के ऊपर कम से कम शक ना करें अगर आप ना पूछे तो। 70 साल का रिपोर्ट कार्ड आप मांगते हैं, पिछले जो 2014 से अब तक 9 साल का रिपोर्ट कार्ड कहाँ है? 2014 नहीं, आप यहाँ पर तो 2014 में हम नहीं थे। पहली बात मैं सेंटर की बात कर रहा हूं। सेंटर की बात तो सेंटर में मुझे लगता है कश्मीर के लोगों ने पहली बार अगर सेंटर का पैसा देखा तो 2014 में देखा था। अगर आपको याद होगा, जब यहाँ पर 2014 में सैलाब आया था तो जब लोगों को पैसे मिले तो लोग तो हैरान रह गए कि सेंटर भी पैसा देता है। आज तक तो उन्होंने पैसा नहीं देखा। और जरूर पूछे जरा एनसी, कांग्रेस और पीडीपी से हमारे हिस्से का पैसा। तो कश्मीर के लोग, बुरा ना मानिएगा, हिसाब किताब में थोड़े से कमजोर है। अगर हिसाब किताब सही करेंगे और इनसे जब अपने 40-50 साल, क्योंकि मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी ने तो खजाने खोल दिए जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, पिछली सरकारें भी देती रही, वो पैसा कहां पर गया उसका कोई हिसाब किताब नहीं लेता। इनके 2 ऐसे मंत्री हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। एक तो अपने कांधे पे गोश्त लाद के बेचता था, एक दर्जी का काम करता था। उनके बैंक अकाउंट्स निकालिएगा जरा, पूरे कश्मीर के बैंक अकाउंट एक साइड, उन दोनों के बैंक अकाउंट्स एक साइड पे। इतना पैसा कहां से है? ये आप कश्मीर के लोगों का पैसा है। हिसाब किताब लीजिए इनसे जरा जाके। एंटी एनकरेजमेंट ड्राइव चली, पहले चली फिर रुकी, उसके बाद स्टेटमेंट आता है हमने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके बाद ये एंटी एनकरेजमेंट ड्राइव रुकी। क्यों रुकी, क्या वजह है? मैंने वो मजाक में भी एक बात कही कि वो बुलडोजर का तेल खत्म हुआ है तो तेल भरवाने गया, और जिन लोगों ने लोगों की ज़मीनें खाई हैं, जिन लोगों ने लोगों के साथ गलत, वो कम से कम वो आराम से ना बैठे। अगर निश्चित हो कि आराम से किसी को सोना है तो गरीब पसमानदा आदमी सो सकता है,
उसका जहां भी मकान है उसको कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। मैं बार बार ये बात कहता हूं, लेकिन जिनको लग रहा है ना कि ऐसा नहीं होगा, उन्होंने जिस किसी ने भी स्टेट लैंड, जिस किसी ने भी कोई रोशनी एक्ट के अंदर लैंड की इंक्रोचमेंट की है, वो बचने वाला नहीं है। अगर उनको लग रहा है वो बच जाएंगे, वो नहीं बचेंगे। लेकिन फिर से मैं कहूंगा, किसी गरीब, किसी पसमानदा को, किसी बेचारे ने अगर छोटी सी दुकान भी डाली अपने रोजगार के लिए, चाहे जिस मर्जी कंडीशन में डाली है, उसको माननीय एलजी साहब ने भी ये बात कही है, उसको हाथ नहीं लगाया जाएगा। ऐसी एक भी एग्जाम्पल आपको नजर नहीं आएगी। गरीब आप किसको समझते हो, कौन है गरीब? गरीब वो होता है, देखिए दो चीजें होती हैं, एक चीज होती है नीड, एक होती है ग्रीड। एक लालच, एक जरूरत। जरूरत पूरी की जा सकती है, लालच कभी किसी का पूरा नहीं जा सकता। लालच के चलते जिन्होंने 100 कनाल, 1000 कनाल, 1200 कनाल की जमीनें, वो लालच हुआ। जिस गरीब ने बेचारे ने कनाल 2 कनाल में अपना घर बनाया है, या कोई 2, 4, 5 मरले में अपनी दुकान डाली है, वो बेचारा अपने जरूरत के लिए, वो लालच के लिए काम नहीं कर रहा। तो लालचियों को डरने की जरूरत है। जिस बेचारे ने जरूरत के लिए करते अपना काम किया, वो निश्चिंत होकर बैठ सकते हैं। अगर उनके ऊपर कुछ होगा तो अभिजीत जसरोटिया सबसे पहले उनकी दुकान, उनके मकान के आगे आपको खड़ा नजर आएगा। उनको अगर मेरा नंबर भी रख लीजिएगा, ऐसा अगर किसी गरीब को लगता है उसके साथ होगा, सबसे पहले मैं खड़ा होऊंगा वहां। प्रॉपर्टी टैक्स लगने वाला है फर्स्ट से यहाँ पे, आपकी क्या राय है उस पर? देखिए, मेरा ये मानना है कि कम से कम लगे, लोगों की सलाह मशवरे से लगे, पूछकर जरूर लगे, मैं ये नहीं कहता। लेकिन ये भी ज़रूरी है, और लग भी कहाँ रहा है, जहाँ पर आपकी म्युनिसिपल लिमिट्स है उधर ही है। गाँव में दराज में कहीं किसी को नहीं छेड़ा जा रहा। हाँ, लोगों को सलाह में लेकर, लोगों को कॉन्फिडेंस में लेकर, क्योंकि एक बात आप समझिए कि ये जो भी थोड़ी बहुत ये मोड का करंट इकोनॉमिक सिनेरियो अगर कश्मीर का या जम्मू एंड कश्मीर का हम देखेंगे, क्या इस वक्त लोग इस पोजीशन में है कि वो प्रॉपर्टी टैक्स आप दे सकें? एक चीज़ समझिए कि मैं बिल्कुल पहली बात कह रहा हूँ कि बिना लोगों से पूछे, बिना लोगों के सलाह मशवरे के नहीं लगना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, हमारे एक छोटी सी अमाउंट के कारण हमारा जो करोड़ों रुपया जो लोकल बॉडीज की डेवलपमेंट का होता है, जो सेंटर से हमें मिलना है, वो रुक जाता है पीछे। ये भी आप समझिए कि आपके यहाँ पर करोड़ों रुपया लगना है, आप ही के इन्हीं शहरों के अंदर, इन्हीं नालियों के अंदर, इन्हीं सड़कों के ऊपर लगना है। तो अगर हमें लगता है एक नॉमिनल सा, मिनिमल सा अमाउंट होना चाहिए, जिससे किसी को अपनी जेब पे बोझ ना लगे, पहले लोगों को कॉन्फिडेंस में लोग लगाकर अगर है, क्योंकि अब सभी ने तरक्की करनी है, सबने आगे बढ़ना है, तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास भी। तब जब मैं सबका विश्वास की बात करता हूँ, तभी मैं कहता हूँ लोगों की सलाह मशवरा से सब कुछ होना चाहिए। कुछ दिन पहले हमारे चैनल पे इर्तिजा मुफ्ती का इंटरव्यू हुआ, उसने कहा जो पाकिस्तान, इंडिया और हुर्रियत एक स्टेक होल्डर है कश्मीर के, इनको आपस में एक टेबल पे आके बात करनी चाहिए। क्या आपको लग रहा है पाकिस्तान और हुर्रियत स्टेक होल्डर है? खानदानी राज की यही दिक्कत है। जो बाप दादा सोचते थे, जो नानू सोचते थे, वही माताश्री सोचती हैं, वही अब आगे ये सोचेंगे। लेकिन इनको मैं बताना चाहता हूँ कि कश्मीर के जो युवा हैं, उनकी सोच अब बदल चुकी है। पाकिस्तान तो खुद भूखा नंगा बेचारा भीख मांगने की कगार पे आया हुआ है। हुर्रियत वालों का ये हाल है, किसी ने MBBS की सीटें बेच कर रखी हैं, किसी ने और बेवकूफ़ बना के रखा है, दफ्तर उनके बंद हो गए। तो कम से कम ये शेख चिल्ली के ख्वाब देखना बंद कर दें। हिंदुस्तान एक है, और ये हिंदुस्तान के आगे पाकिस्तान एक चींटी से भी छोटा है। कुपवारा इंसिडेंट हुआ, यूथ को कहा गया था आर्मी कस्टडी में मारा गया, आपके क्या रिएक्शन है? देखिए, मुझे इंक्वायरी होनी मुझे होती है। इस हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है कि अगर मेरे पास कोई ताकत है तो ऐसा नहीं होता। इस हिंदुस्तान में यही तो इंसाफ है। फिर वो गलती किसी से भी हुई हो, चाहे जैसी भी हुई हो, जिसके साथ अगर तो जांच में पाया जाता है भी, आपके पिछले दिनों भी आप देखेंगे कि एक चीज़ को बिल्कुल इंसाफ से उसको डिलीवर किया गया था। ऐसी अगर कहीं पर कोई चीज़ हुई होती है तो उसको पूरी तरह से देखा जाता है। ऐसा इंसिडेंस होना नहीं चाहिए। अगर कोई ऐसा इंसिडेंस गलती से कहीं पर अगर ऐसा होता भी है तो उसकी पूरी इंक्वायरी कर जिसने गलती की है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। ठाकुर साहब, आप बताइए मुझे, जो दिल्ली में हुकूमत है बीजेपी के है, वो किस प्रिज्म से जम्मू एंड कश्मीर को देख रही है? देखिए, हम पूरे जम्मू कश्मीर की हमने जब बात की थी, और आपको याद होगा 5 अगस्त 2019 को माननीय गृह मंत्री जी जब ये पेश कर रहे थे, उन्होंने कहा था नया कश्मीर। तो ये नया कश्मीर आपके सामने है, और नया कश्मीर 2-3 सालों में ही आपको देखने को नजर आ गया। सड़कों का नेटवर्क आपको देखने को नजर आ गया, आपको हेल्थ के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट की नजर आ गई, आपको हर एक जगह पर आज G20 समिट यहाँ पर होने जा रहा है। आज करोड़ों के हिसाब से टूरिस्ट यहाँ पर आ रहे हैं। यही लोगों से वादा किया गया था कि पसमानदगी से लोगों को बाहर निकाला जाएगा, गरीबी से लोगों को बाहर निकाला जाएगा, नए नए एवेन्यूज जो आपके लिए खोजकर हमारी सरकार लेकर आएगी। आज हमारी सरकार के जितने मंत्री हैं, सबसे ज्यादा कहीं पर गए हैं तो कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर आए। क्यों आए हैं? क्योंकि हमारी लोगों से कमिटमेंट है। और तभी आप देखें, हिस्ट्री निकाल के देख लीजिएगा, बड़ी सरकारें रही, कांग्रेस ने बड़ी देर तक राज किया, क्या कभी आज तक इनके मंत्री इतने 30-40 साल में भी आए जितने हमारे 1 महीने में यहाँ पर आते हैं? और जब भी कोई कैबिनेट मंत्री यहाँ पर यूनियन मंत्री आता है तो वहाँ पर लोगों के पूरे काम करने के लिए आता है। आज सड़कों का नेटवर्क देख लीजिए, अभी पिछले 6 महीने पहले अनंतनाग के एक ऐसे गाँव में बिजली पहुँच रही है, 60 साल से क्यों नहीं पहुँचाई? जरा नेशनल कॉन्फ्रेंस से पूछे, जरा पूछे PDP से, जरा
पूछे कांग्रेस से, लोग पूछते नहीं ना। अब लोगों को 2-4 साल के अंदर कहते हैं कि जिनके 50-60 साल के सारे खड्डे भर दो, उसको लोगों को भी थोड़ा इत्मीनान रखना पड़ेगा उसमें। कहीं ना कहीं गृह मंत्री ने इशारा दिया कश्मीर में शायद असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं। अगर इलेक्शन होंगे तो बीजेपी का जो ग्राउंड सिचुएशन है वो कहाँ पे है? देखिए, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है विश्व की, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, हिंदुस्तान की भी सबसे बड़ी पार्टी है। जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होगी, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी होगी, वो जम्मू कश्मीर की भी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। क्यों? क्योंकि मुझे इतना पता है कि डीप अगर आप इन परिवारों को साइड पे छोड़ दो, हर कश्मीरी जो है वो इंसाफ पसंद है। हर कश्मीरी को पता है अगर मोदी जी ने किसी के खाते में अगर पैसे डाले हैं, किसी ज़रूरतमंद की मदद की है, तो कश्मीरी इतना नाशुक्रा नहीं है कि वो मोदी जी के किए हुए इन सब कामों को भूल जाएगा। आपको याद होगा पिछले दिनों एक बेचारी बुजुर्ग महिला को किसी ने पूछा कि तेरे कितने बेटे हैं? उसने कहा मेरे 3 बेटे हैं। उसने कहा 3 कैसे? तेरे तो 2 बेटे हैं, 2 भी तुझे छोड़कर श्रीनगर चल गए, तुझ बूढ़ी को यहाँ पर छोड़ दिया। कहते वो 2 तो मुझे छोड़कर चले गए, लेकिन मेरा वो जो तीसरा बेटा है मोदी, वो मुझे आज भी यहाँ पर छत दे रहा है, वो मुझे आज भी घर बैठ के खाना खिला रहा है। ये उस बुजुर्ग महिला ने कही थी। एक छोटी सी बच्ची, उसने कहा कि मेरे को मोदी जी इतना होमवर्क क्यों देते हैं? उसके बाद होमवर्क कम कर दिया गया। इतना विश्वास एक बच्ची से लेकर बूढ़ी तक अगर कश्मीरी मोदी जी पे करता है, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर कोई दूसरी पार्टी आएगी? इनकी जमानतें जब्त होने वाली हैं सबकी। ठाकुर साहब, आपको कब क्या लगता है इलेक्शन कब होंगे? 2024 में या 2024 से पहले? देखिए, बहुत जल्दी चुनाव होंगे। इलेक्शन कमीशन की कॉल है और बहुत जल्दी चुनाव होंगे। इसमें कोई किसी को वो नहीं करना चाहिए। और खासकर जो लोग वहाँ पर बैठ के PAGD वाले जो गुपकार के गलियारों में बैठकर जो प्रोपोगंडे करते हैं, इनको हारने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।